स्त्री का घर या मायका। एक नई कहानी, एक दिलचस्प कहानी। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों के बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लता? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम होगी हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीनों में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने के बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़की से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तू वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? काव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है। प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत
कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर पर उठा ले। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्या की बातें सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया करते थे। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोला, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगी कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देना चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए देख लिया जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहें? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। छोटी बहन और 7 भाई की कहानी। एक राजा था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्य पाठ की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। फिर सभी ने अपनी पत्नियों से बोला
कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीियों ने उससे बहुत काम करवाया। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियां थीं उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगी। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊंगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित की और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होंगी कि मैं लकड़ी लेकर जाऊं और वे खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जाऊं। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात है, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख लेंगी तो मार देंगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर पर आ गई। उसे घर पर जाने में रात हो गई थी। उसकी देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दी और बोली कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारे छेद हैं। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गया और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही ऊट पटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काले रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफेद न हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा, सफेद थोड़ी नहीं होगा। लड़की को 2 दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालात किसने की। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया और उसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छिपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं।
सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात चावल खाकर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया है, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम की होती और उस छोटी लड़की से काम नहीं करवाया होता और उसके पर जुर्म नहीं किया होता तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। कहावत है ना, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद कर रखें तो हमारे लिए भी कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरे के चक्कर में हमें इंसान स्वयं गिर जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल हर पल वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। घूंघट, सास बहू की कहानी जो आपने अपनी जिंदगी में बड़ी पढ़ी और सुनी होगी। आज की हमारी हिंदी कहानी औरत पर है, जो एक इमोशनल स्टोरी है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी है। दोस्तों, तो आइए सुनिए ये कहानी। अरे रानी, और रानी सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खोली तो रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और खड़खड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों, हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ बोल दिया। मैंने बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली,
कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तुम चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और ये बैठी है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेंगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है। इन्हें अंकल जी भड़क गए और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं। इसे दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकाल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रही हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। हम घर पहुंचते ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की। कभी राहुल सबकी बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी। और माँ, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचा नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की हिंदी कहानी घूंघट पसंद आएगी। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट करके इस कहानी को जरूर बताएं और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एक नई कहानी, तकदीर का खेल। तकदीर का खेल, आपने सभी ने यह कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसी ही 2 भाइयों की कहानी यहाँ बताई जा रही है जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही उलट गई। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के 2 बेटे थे।
जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के बाद मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इससे मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीर और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। घमंडी का सिर नीचा कहानी यहाँ पड़े। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसे बेईमानी की साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपने साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यापार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्द ही चल निकला। ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था, उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत वह रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का खेल ही था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही आज भाई उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दिए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता।
हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दहेज प्रथा पर कहानी। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से जिसका नाम राहुल है उससे होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही होती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने माता पिता से बात कही और अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। चलिए, उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से ही की। अनामिका का विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अनामिका ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत के घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने न सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका को जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया।
अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सबको समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की जरूरत है। कहानियां जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। खास तौर पर वही पास में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति, वो चाहकर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा, ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं? इनकी नाक ऐसी क्यों है? तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा रंग है? पंछी का नाम क्या है? नदी का रंग क्या है? ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता हो। वो दंपत्ति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराते हुए अपने बेटे के सवालों को बड़े प्यार से जवाब देने लगते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहां बैठे सभी लोगों से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन भी दंपत्ति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इस बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक अटक कर असहजता से पूछते हैं, ये जो है क्या वो आपका बेटा है? भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई साहब, ये मेरा बेटा आरव है। दंपत्ति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तब भी भल्ला साहब दंपत्ति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपत्ति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया? तब भल्ला साहब कहते हैं, किस बात के लिए? मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तब दंपत्ति और अचरज में पड़ जाते हैं और सचकुचाए हुए कहते हैं, मिस्टर भल्ला,
आपके बेटे की कदकाठी देख लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच का स्वीकार कर लें और आरव का इलाज करवाएं तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है। यह देख दंपत्ति को अजीब लगने लगता है। तब दंपत्ति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला से कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था। वो नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उससे सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो आपस अपने बचपन की जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपत्ति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी को देखकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करनी चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं। जरूरी नहीं दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया और कई लोगों को यह बोल भी दिया। जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ऐसी जिंदगी में कई बार होता है, इसलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनानी चाहिए। ऐसी कई हिंदी कहानियाँ हमारे ब्लॉग पर हैं जिनसे आपको शिक्षा मिलती है। उन्हें ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ ही बच्चों को सार्वगिक विकास करती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, जीवन का संघर्ष। एक बार की बात है, किशन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। एक समस्या के हल होने पर दूसरी समस्या पीछे पड़ जाती थी। इस तरह किसान का परिवार हर समय संघर्ष कर रहा था। इस संघर्षों से थककर किसान के बेटे ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, अब मैं जिंदगी की इन समस्याओं से थक चुका हूँ। हर रोज के संघर्ष से मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे तो मेरा भविष्य अंधकार, परेशानियों और कठिनाइयों में दिखाई दे रहा है। किशन फिर अपने बेटे को रसोई में लेकर आया और किशन ने वहां से 3 बर्तन लिए और तीनों बर्तन में बराबर बराबर पानी भर दिया और उस बर्तनों को गैस के 3 चूल्हों पर रख दिया। उन्होंने एक बर्तन में अंडे, दूसरे बर्तन में आलू और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाल दिए और तीनों बर्तनों को एक समान ताप में उबलने के लिए रख दिया। किशन का बेटा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह सोच रहे थे कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं। 25 मिनट बाद जब वो तीनों चीजें अच्छे से उबल गईं, तब तीनों चूल्हे बंद कर दिए। फिर किशन अंडा को बर्तन से बाहर निकाला और एक कटोरे में रखा और फिर आलू को बाहर निकाला और उन्हें एक कटोरे में रख दिया। फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में डालकर रख दिया। किशन अपने बेटे की ओर देखकर उसने पूछा, बेटा, तुम क्या देख रहे हो? बेटे ने झट से जवाब दिया, अंडे, आलू और कॉफी। फिर उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा।
अंडे के बाहरी सतह को तोड़ने के बाद उसने कठोर उबले हुए अंडे को देखा। किशन ने अपने बेटे से फिर कहा, अब आलू को छुओ। उसके बेटे ने छुआ और किशन से कहा कि आलू नरम हो गया है। अब उसने अपने बेटे को कॉफी पीने के लिए कहा। इसकी अच्छी सुगंध उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई और फिर अपने पिताजी से पूछते कि पिताजी इसका क्या मतलब है। अब किशन अपने बेटे को समझाते हैं कि अंडे, आलू और कॉफी बीन्स, इन तीनों को एक समान पानी में एक ही ताप पर और एक समान टाइम पर उबाला, उसके बाद परिणाम भी अलग अलग मिले। अंडा नाजुक था, जिसके अंदर भाग की रक्षा एक पतला बाहरी आवरण कर रहा था। उस उबले पानी में अंडे के अंदर का हिस्सा सख्त हो गया। आलू कठोर और मजबूत था, लेकिन उबलते पानी में यह नरम और कमजोर हो गया। इसी प्रकार कॉफी बीन्स भी अलग थी। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने पानी को बदल दिया और एकदम अच्छी कॉफी बन गई। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी समस्या से घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें। इस बात को याद रखें, अगर यह काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। धन्यवाद। मित्रों, आज की हमारी स्टोरी जीवन का संघर्ष कैसी लगी और आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। जीवन साथी की अहमियत। आदित्य की किसी बात पर पत्नी से चिकचिक हो गई और वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा, कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा, पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो तब देखो झगड़ा और सुकून से रहने नहीं देती। आदित्य नजदीक की चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय ऑर्डर करता है और सामने रखे स्टूल पर बैठ जाता है। तभी आदित्य को अपने से किसी की आवाज सुनाई दी, इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो। गर्दन घुमाकर देखा तो पीछे के स्टूल पर बैठे एक बुजुर्ग थे। उनकी बात का जवाब देते हुए आदित्य बोला, आप भी तो इतनी सर्दी में और इस उम्र में बाहर हैं बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला हूँ, ना कोई गृहस्थी ना कोई साथी। तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। बाबा, पत्नी घर में चैन से जीने नहीं देती, हर समय चिकचिक करती रहती है। बाहर ना भड़कूं तो क्या करूं, जिंदगी नरक बनाकर रखी है। बुजुर्ग ने कहा कि पत्नी चैन से जीने नहीं देती क्या? बरखुरदार जिंदगी ही पत्नी होती है और आपका ईंट, सीमेंट, लोहे, मिट्टी का मकान भी उसी की वजह से घर है। हम भी आपकी उम्र में आपकी ही तरह सोच रखते थे। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कदर नहीं की। आप लोगों की जमाने की महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, हमारे जमाने में तो अनपढ़ थी। हमारी श्रीमती आज कम वक्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर
काटने को दौड़ता है। बच्चे अपने अपने काम में मस्त होकर जहाँ नौकरी करने गए वहीं बस गए। आलीशान घर, धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं। मैं यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वह धड़कन थी मेरी। सब बेजान हो गए, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा। जाओ अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंखों में आंसुओं का समंदर था। आदित्य ने चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। पत्नी ने उसे दूर से ही देख लिया था। डबडबाई आंखें निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। पत्नी ने कहा, कहाँ चले गए थे? स्वेटर जैकेट भी नहीं पहना, ठंडी लग जाएगी। तो ठंड बढ़ गई है, तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया था। उसके बाद फिर से कभी नहीं झगड़ा करने का वादा किया और दोनों हमेशा खुश रहने लगे। दोस्तों, कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ क्रोध कर देते हैं, जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। दोस्तों, छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करें, कहीं क्षमा मांगकर हंसकर गुजार दें। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मृत्यु सत्य है। एक राधेश्याम नामक युवक था। स्वभाव का बड़ा ही शांत एवं विचारों वाला व्यक्ति था। उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी माता पिता, पत्नी एवं 2 बच्चे थे। सभी से वो बेहद प्यार करता था। इसके अलावा वो कृष्ण भक्त था और सभी पर दया भाव रखता था। जरूरतमंदों की सेवा करता था, किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। और राधेश्याम अपने श्री कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी करता था। इसके बावजूद उसने कभी ईश्वर से कुछ नहीं मांगा। वह बहुत खुश रहता था, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ रहते थे, उसे मार्गदर्शन देते थे। राधेश्याम भी श्री कृष्ण को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने विचारों को बांटता था। एक दिन राधेश्याम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उसने सभी डॉक्टर के हाथ जोड़े, अपने पिता को बचाने की मिन्नतें की, लेकिन सभी ने उससे कहा कि वो ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और सभी ने उसे भगवान पर भरोसा रखने को कहा। तभी राधेश्याम को श्री कृष्ण का ख्याल आया और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण दौड़े चले आए। राधेश्याम ने कहा, मित्र, तुम तो भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, यह मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो होना तय है। इस पर राधेश्याम नाराज हो गए और कृष्ण से लड़ने लगे। उससे में उन्हें कोसने लगा। भगवान ने भी उसे बहुत समझाया, पर उसने एक ना सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा।
राधेश्याम ने तुरंत पूछा, कैसा कार्य? कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर ज्वार लानी होगी और ध्यान रखना होगा कि उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। राधेश्याम झट से हाँ बोलकर तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए। हर घर में ज्वार तो होती, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता जिनके परिवार में किसी की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी का दादा, किसी का भाई, माँ, काकी या बहन। 2 दिन तक भटकने के बाद भी राधेश्याम को ऐसा एक भी घर नहीं मिला। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होगा। इससे कोई भागा नहीं जा सकता। और वो अपने व्यवहार के लिए कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़ी दिनों बाद राधेश्याम के पिता स्वर्ग सिधार जाते हैं। उसे दुख तो होता है, लेकिन ईश्वर की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। उसे नकारना मूर्खता है। दुख होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, अपितु संपूर्ण मानव जाति उस दुख से रूबरू होती ही है। ऐसे सच को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दिल को छू लेने वाली कहानी। एक नई कहानी। एक बार की बात है। एक बार एक अध्यापक एक संपन्न परिवार के शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, तो उस शिष्य को कुछ मजाक सूझा, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के जूते दिखाई दिए। उसने अध्यापक से कहा, गुरुजी, अगर हम इन जूतों को छुपा दे तो कितना मजा आएगा। देखते हैं कि मजदूर पर इसका क्या असर पड़ता है। अब उसको तो मजाक सूझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। उसने कहा, क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और देखें कि इसका इस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही मजदूर अपना काम करके लौटा और उसने एक पाँव अपने जूते में डाला, तो उसको कुछ कठोर सा महसूस हुआ। उसने अंदर हाथ डाला तो उसको कुछ सिक्के दिखाई दिए। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। आसपास किसी को देखा तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। वापस उसने दूसरा पैर अपने जूते में डाला और वापस उसको उसमें कुछ सिक्के दिखाई दिए। अब दोनों जूतों के सिक्कों को उसने अपने हाथों में रखा और प्रभु की तरफ इशारा किया। हे प्रभु, पता नहीं किस भले मनुष्य ने यह सिक्के मेरे जूते में छिपाए हैं, लेकिन जिसने भी छुपाए हैं उसको मेरी दुआ है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाना और दवाइयाँ ला सकूंगा। और इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और अध्यापक दोनों सुन रहे थे। अब अध्यापक ने शिष्य से पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या मेरा यह तरीका। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची खुशी किस चीज़ में है। जब हम किसी की मजाक उड़ाते हैं तो हमें कुछ पल का आनंद मिलता है, लेकिन इससे हमें बद्दुआ मिलती है। लेकिन अगर हम किसी की मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं और जिसकी भी हम मदद करते हैं उसको भी नहीं पता कि हमने उसकी मदद की है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता है कि हमने उस इंसान की मदद की है। यही सच्ची खुशी है, जब हम
दूसरों को खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। इसी तरह खुशियाँ बांटते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए और दान करते रहिए जिसके भी आप काबिल हों। जितना भी आपसे बन पड़े दान करें, लेकिन दान ज़रूर करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कंपल्सरी या अनिवार्य रूप से इतने रुपए दान करने ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। अगर आप किसी को पैसों का दान नहीं कर सकते तो कम से कम चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। मुझे उम्मीद पूरी है कि आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।